विस्तार से आपको बताते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरे दिन की कहानी न्यूज अपडेट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले की सुनवाई आज टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर तक केंद्र को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामला जनवरी के पहले हफ्ते में सुना जाएगा। 2020 में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने 12 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक केंद्र ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इस साल 9 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र में 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कोर्ट ने कहा था केंद्र से, लेकिन सरकार ने कुछ और समय देने की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आपको बताएं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। इन याचिकाओं में इस कानून को मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है। एक तरफ जहां ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टल गई, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने धोखे, लालच और दबाव में हुए धर्म परिवर्तन पर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर बताया है। अदालत ने इसे न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मांग पर केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता ने दबाव, लालच और धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों से सख्ती से निपटने की मांग की है। वहीं सियासी गलियारों में आज ममता बनर्जी का नाम गूंजता रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान के चलते टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी निशाने पर रहीं। इस बीच आज ममता बनर्जी ने टीएमसी नेता अखिल गिरी के विवादास्पद बयान पर माफी मांगी। ममता ने कहा कि मैं अपने विधायक के शब्दों की निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भविष्य में हुआ तो पार्टी एक्शन लेगी। अब सीएम ममता की तरफ से विवाद को शांत करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन बीजेपी ने इसे पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बना दिया है। गुजरात में विधानसभा चुनावों के लिए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा राजनीति के पिच पर उतर गई हैं। उत्तरी जामनगर सीट से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर आज नामांकन भरा। इस दौरान रविंद्र जडेजा भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी ने जामनगर नॉर्थ के मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा को हटाकर रिवाबा जडेजा को टिकट दिया है। जामनगर के लोगों से अपनी पत्नी को वोट देने की अपील करते जडेजा भी नजर आए और खुद रिवाबा ने भी खुद की उम्मीदवारी के पक्ष में मीडिया को भी संबोधित किया और जनता के बीच भी जा रही हैं। गुजरात विधानसभा के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में परसेंटेज के बिना कोई काम नहीं होता। पौड़ी से बीजेपी सांसद रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कमीशनखोरी एक प्रथा थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह उत्तराखंड में जारी रही। हालांकि तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से कमीशनखोरी तभी खत्म होगी जब हम राज्य को अपने परिवार की तरह देखना शुरू कर देंगे। फिल्म हर हर महादेव का शो जबरन बंद कराने के आरोप में गिरफ्तार हुए एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड के खिलाफ 72 घंटे के भीतर 2 एफआईआर दर्ज हो गई। इस घटना से ठाणे की राजनीति गर्मा गई है। विधायक जितेंद्र के खिलाफ ठाणे जिला के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे नाराज होकर जितेंद्र ने ट्वीट किया और कहा कि वो विधायकी से इस्तीफा देने का फैसला ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र को मरते हुए नहीं देख सकते। आवाड पर मुकदमे के बाद से ठाणे, मुंब्रा समेत कई इलाकों में उनके समर्थक सड़क पर उतर आए। दिल्ली पुलिस ने मेहरौली थाना इलाके में करीब 6 महीने पहले हुई एक हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है। उसने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम आफताब है और उस पर श्रद्धा नाम की एक लड़की की हत्या का आरोप है। दोनों लिव इन में रहते थे। पुलिस का कहना है कि आफताब ने श्रद्धा के शव के करीब 35 टुकड़े किए। उसने इन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और 18 दिन तक सुबह तड़के उठकर उनको ठिकाने लगाता रहा। कोर्ट ने आफताब को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। और आइए अब बात करते हैं हमारी कवर स्टोरीज की। महंगाई से बेहाल आम लोगों के लिए आज राहत भरी खबर आई। पहले सुबह थोक महंगाई दर यानी कि WPI के मोर्चे पर राहत मिली
और अब खुदरा महंगाई दर यानी कि सीपीआई के मोर्चे पर भी गुड न्यूज आई है। सबसे पहले बात करते हैं खुदरा महंगाई दर की। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर में तेज गिरावट आई है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.77% रही, जबकि सितंबर में यह 7.41% पर थी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 3 महीने में सबसे कम रही है। हालांकि इसके बावजूद भी अभी भी सीपीआई आरबीआई के निर्धारित दायरे से ज्यादा है। दरअसल सरकार ने केंद्रीय बैंक को मार्च 2026 तक महंगाई को 4% के आसपास रखने के निर्देश दिए हैं। इसमें 2% का मार्जिन रखा गया है, यानी कि अपर हैंड पर महंगाई 6% तक भी रहती है तो वो दायरे में मानी जाएगी। सीपीआई महंगाई दर के दूसरे आंकड़ों को देखें तो अक्टूबर में कोर महंगाई दर 6.1% से घटकर 6% पर आ गई। वहीं खाद्य महंगाई दर 8.6% से घटकर 7.01% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही ग्रामीण महंगाई दर 6.98% हो गई है। सितंबर में यह 7.56% थी। शहरी महंगाई दर की बात करें तो यह 7.27% से घटकर 6.50 पर आ गई है। इसी तरह से दालें, हाउसिंग महंगाई, बिजली, ईंधन की महंगाई भी घटी है। सबसे बड़ी राहत सब्जियों के दाम के मोर्चे पर मिली है। सब्जियों की महंगाई 18.05 से घटकर 7.77% हो गई है। महंगाई में ये जो बड़ी गिरावट है उसकी सबसे बड़ी वजह है बेहतर बेस इफेक्ट को माना जा रहा है। हालांकि महंगाई की चुनौती अभी बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक समीकरणों की वजह से दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। बीते साल अक्टूबर में सीपीआई 4.48% पर थी। अब जब महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल गई है तो ऐसे में आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें भी जग रही हैं। हालांकि रॉयटर्स पोल की माने तो इस बार घटती महंगाई का फायदा ब्याज दरों में कटौती के तौर पर नहीं मिलेगा। रॉयटर्स पोल के मुताबिक इस बार भी आरबीआई कम से कम 0.50% की बढ़ोतरी ब्याज दरों में कर सकता है। आपको यह भी बताएं कि आरबीआई ने अब तक रेपो रेट में 190 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई के मोर्चे पर डब्ल्यूपीआई को लेकर भी राहत मिली है। पिछले 19 महीने में थोक महंगाई में बड़ी गिरावट देखी गई। थोक महंगाई दर अक्टूबर में घटकर 8.39% हो गई, जो सितंबर में 10.70% पर थी। लंबे समय के बाद थोक महंगाई दर डबल से सिंगल डिजिट में आई है। आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर मार्च 2021 के बाद पहली बार डबल डिजिट से नीचे आई है। लगातार 18 महीने से थोक महंगाई दर दहाई अंकों में नजर आ रही थी। कई सेगमेंट्स में वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट से थोक महंगाई दर के आंकड़े 2.31% घटे। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर घटकर जो है वो 4.42% पर आ गई है। सितंबर के महीने में ये 6.34% रही थी। फ्यूल एंड पावर सेगमेंट में महंगाई दर कम हुई है और ये 32.61% से घटकर 23.17% पर आ गई है। तो महंगाई के मोर्चे पर मिली ये जो राहत है, सवाल ये है कि ये कितनी टिकाऊ है। महंगाई में गिरावट की अहम वजह क्या रही, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे की क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, इसके लिए हमारे साथ इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जुड़ चुकी हैं। अदिति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला तो मैम, आज के डेटा पर आपका एनालिसिस, हाइलाइट्स आपके लिए क्या है? थैंक्स दीपक जी। देखिए, आज डब्ल्यूपीआई का जो आंकड़ा आया वो हमारे एक्सपेक्टेशन से 40 बेसिस पॉइंट्स कम था और सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा सिर्फ 7 बेसिस पॉइंट्स हमारे फोरकास्ट से ऊपर था। तो आई वुड से कि सीपीआई लार्जली इन लाइन, डब्ल्यूपीआई में थोड़ा बहुत पॉजिटिव सरप्राइज था। अब आगे जाके दोनों में हमें लगता है कंटिन्यूड डाउन ट्रेंड होगा नवंबर के महीने में भी। जहां तक एमपीसी की बात होती है तो क्योंकि अभी भी सीपीआई का आंकड़ा 6% के अपर थ्रेशोल्ड के काफी ऊपर है, तो हमें लगता है कि दिसंबर में एक और रेट हाइक तो होगी ही होगी। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी अक्टूबर के महीने में मॉडरेशन हुई है सीपीआई इन्फ्लेशन में और नवंबर में और भी मॉडरेशन होने का एक्सपेक्टेशन है, रफली आई वुड से 6 to 6.2% के आसपास की सीपीआई इन्फ्लेशन हम अभी पेंसिल इन कर रहे हैं नवंबर के महीने के लिए। साथ ही साथ जो Q2 का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा है वो इस महीने के एंड पर आएगा और वो भी एमपीसी के सामने होगा उनके अगले पॉलिसी रिव्यू के पहले। हमें लग रहा है कि शायद Q2 का जो ग्रोथ है वो एमपीसी के फोरकास्ट से हल्का सा ऊपर हो सकता है। तो इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए हमें ये लग रहा है कि 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक दिसंबर के पॉलिसी रिव्यू में होगा और उसके आगे बिल्कुल ही डेटा डिपेंडेंट सिचुएशन रहेगी
क्या सीपीआई इन्फ्लेशन 6% के नीचे आ जाती है Q4 में, और साथ ही साथ किस तरह का इम्पैक्ट होता है हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ आउटलुक पे, स्पेशली गिवन द एक्सटर्नल डिमांड जो अब काफी लग रहा है कि वीकन होती जाएगी आगे जाके। एब्सोल्युटली मैम। और मैम, कूल ऑफ हुए हैं फूड प्राइसेस, आपको लग रहा है कि एक छोटी सी विंडो कम से कम सरकार को मिल गई है कि वो कुछ राहत ले पाए? देखिए, फूड प्राइसेस में तो अभी भी मंथ ऑन मंथ अपटिक है, जैसे कि जो अनसीजनल रेनफॉल अक्टूबर के बिगिनिंग में हुई थी, उससे पेरिशेबल प्राइसेस, जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं, उन पे एक इम्पैक्ट आया है। फूड इन्फ्लेशन जो है वाई वाई टर्म्स में नीचे गिरी है, क्योंकि बेस जो है वो काफी एडवर्स था। तो आई थिंक ये हमको थोड़ा सा कीप इन माइंड करना होगा। पिछले साल अक्टूबर के महीने में प्राइसेस ज्यादा बढ़ी थी, इस साल भी बढ़ी है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम बढ़ी है, इसलिए वाई वाई इन्फ्लेशन में एक हमें वेरी वेलकम ईजिंग दिख रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सितंबर से अक्टूबर में हर आइटम, हर फूड आइटम या हर फूड के सब इंडेक्स की प्राइसेस नीचे आई हैं। कुछ आई हैं, लेकिन कुछ ऊपर भी गई हैं। अ, आपने कहा कि ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड्स ही रहेगी, लेकिन जो टॉलरेंस लेवल के अंदर जो इन्फ्लेशन आएगा वो आप कब तक देख पा रही हैं 6% से नीचे? देखिए, आई एम होपफुल कि Q4 के अंदर तो आ ही जाएगा। अगर ये अनसीजनल रेनफॉल वेजिटेबल्स के प्राइसेस को ना बढ़ाता, तो आई वुड हैव सेड कि नवंबर में ही 6% से नीचे हमारा पहले 5.8% का अनुमान था नवंबर के लिए। बट जिस तरह से वेजिटेबल प्राइसेस में हमें एक अपटिक दिखी है, तो अब हमें लग रहा है कि 5.8% शायद 6 to 6.2% हो सकता है। तो यहाँ कहाँ कितनी जल्दी कूल ऑफ होता है, एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा कि कब थ्रेशोल्ड के नीचे ओवरऑल इन्फ्लेशन आती है। आई एम स्टिल होपफुल कि Q4 के अंदर तो आ ही जाएगी। Q4 के अंदर आना चाहिए, टॉलरेंस बैंड के अंदर, उसके दायरे में, तब जाकर कुछ बात बनती हुई नजर आएगी। लेकिन मैम, क्या एक बार फिर से वही सवाल, क्या एक 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 ब्रीदिंग स्पेस मिला है गवर्नमेंट को, आरबीआई को, कि अब वो इन्फ्लेशन को छोड़कर थोड़ा सा ग्रोथ पर फोकस कर पाए? देखिए, मेरे हिसाब से तो जब जैसे ही इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन टॉलरेंस बैंड के अंदर आ जाएगी, तब हमें थोड़ा सा वेटेज ग्रोथ की तरफ और बढ़ाना चाहिए। स्पेशली अभी जिस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स एक बहुत ही कॉशनरी आउटलुक दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ का किस तरह से आउटलुक आता है, पोटेंशियल ग्रोथ से हम कितने आसपास या दूर लग रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ FY23 और FY24 में, ये सब फैक्टर्स भी हमें आगे जाके देखने होंगे। बट जब तक इन्फ्लेशन 6% के नीचे नहीं आती, मुझे लगता है इन्फ्लेशन ही प्राइमरी फोकस रहेगा। एक बार जब 6% के नीचे आ जाती है, उसके बाद थोड़ा ग्रोथ पे फोकस वापस बढ़ाया जा सकता है। मैम, आखिरी सवाल, हमारे जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो थोड़ा सा इनकरेजिंग है। यूएस के इन्फ्लेशन नंबर भी हमने देखा कि वो भी इनकरेजिंग थे, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अभी भी हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आप ओवरऑल पूरी की पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो ऑर्डर है, उसमें आप थोड़ा सा एक स्थिरता कब तक देख पा रही हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2 3 4 क्वार्टर्स तक तो अनसर्टन ही रहेगा। कुछ इकोनॉमीज में रिसेशन हो सकती है, सब में रिसेशन इक्वली लॉन्ग नहीं होगी। जैसे यूके की इकोनॉमी है, वहां पे मुझे लगता है कि ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस शायद थोड़ा प्रोलॉन्ग रहेगा। यूएस अगर रिसेशन में जाता है, तो शायद उससे ज्यादा जल्दी बाहर निकल पाएगा। तो अभी ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स का भी क्या हाल रहेगा, चाइना में क्या, अब हम जो रिसेंटली हमने कर्व्स को ईज होते हुए देखा है, क्या वो उस पाथ पे कंटिन्यू कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। तो मुझे लगता है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक तो क्लाउडेड भी है और अनसर्टन भी है। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी को आउटपेस करेगी, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स का दायरा है, वो किस तरह से हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ को नीचे की तरफ लाएगा, अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम स्टडी करेंगे। एट द सेम टाइम, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक सॉफ्ट रहती है और कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कौन सा आउटवे करेगा वो अभी थोड़ा क्लियर नहीं है। कि हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ पे लोअर कमोडिटी प्राइसेस से एक वॉल्यूम बेनिफिट आता है, स्पेशली फॉर द लो इनकम कंज्यूमर्स।
या हमारा एक्सपोर्ट्स का जो चैनल है वो ज्यादा बड़ा हिट लेता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के कम होने से। बट अगर मैं सही हूं तो आपने कहा कि अगली एमपीसी में शायद 50 बेसिस तो अभी बचा हुआ है, वो उतना तो करेंगे अभी। नहीं, 35 बेसिस पॉइंट्स दिसंबर 30। में हम कितने 35 बेसिस पॉइंट्स। हम्म। और फरवरी तो अभी मेरे हिसाब से इट्स टू अर्ली टू कॉल। दिसंबर में हम 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला और इस महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण किया। थैंक यू सो मच मैम। आइए आगे बढ़ें और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का लगातार असर हो रहा है और एक बार फिर ये एक अहम पड़ाव पर आ चुका है। गृह मंत्रालय ने चाइनीज लोन ऐप को लेकर आरबीआई, एमसीए, वित्त मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में फिनटेक कंपनियों के रेगुलेशन को और सख्त करने का निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही आरबीआई को एनबीएफसीज की हर साल केवाईसी करने का निर्देश भी दिया गया है। सरकार की तरफ से ये निर्देश उस खुलासे के बाद आए हैं जिसमें चाइनीज लोन ऐप का बड़ा खेल पता चला है। दरअसल कुछ चीनी कंपनियों के डॉर्मेंट यानी कि बंद हो चुकी एनबीएफसीज के जरिए लोन देने का कारोबार करने को लेकर खुलासा हुआ है। और आपको याद होगा ये जी बिजनेस ने आपको काफी पहले भी बता दिया था कि मॉडस ऑपरेंडी यही है, जो डॉर्मेंट एनबीएफसीज अकाउंट्स हैं उनके जरिए ये पूरा ऑपरेशन हो रहा है। उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब पता चला है कि अभी कुछ और एनबीएफसीज हैं जो डॉर्मेंट हैं और उनके नाम पर यह धोखाधड़ी चल रही है चाइनीज ऐप्स के जरिए। इस खुलासे के बाद सरकार ने अब सख्त एक्शन प्लान बना लिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस जांच के दायरे में कितनी एनबीएफसीज हैं, पूरी डिटेल ले रहे हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा से। तरुण बताइए, ये डॉर्मेंट एनबीएफसीज का मसला जी बिजनेस ने भी बता दिया था बहुत पहले। उस वक्त सरकार ने कुछ एनबीएफसीज पर कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी भी ड्रैगन जो है वो एनबीएफसीज के भीतर कहीं छुपा हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है चाइनीज लोन ऐप का, ये जी बिजनेस की एक मुहिम थी हफ्ता वसूली। उसके बाद से ही चाहे सरकार हो चाहे रेगुलेटर्स हो, सब इस मामले में कंसर्न उन्होंने दिखाया और एक्शन लेना स्टार्ट किया। लेकिन जो आज की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो मीटिंग थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लोग, ऑफिसर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आरबीआई के लोग उसमें मौजूद थे। इस मीटिंग में साफ तौर से ये निकल कर आया कि कई ऐसी एनबीएफसीज हैं अभी भी जो या तो स्ट्राइक ऑफ जिनको एमसीए ने कर दिया है या डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट का मतलब ये हुआ पिछले 2-3 साल से वो अपनी रिटर्न तो फाइल कर रही है लेकिन उसमें कोई कामकाज नहीं हो रहा। तो ऐसी कंपनीज को, ऐसी एनबीएफसीज को चाइनीज लोन ऐप या जो बॉर्डरिंग कंट्रीज के जो लोग हैं जो लोन ऐप का बिजनेस चला रहे हैं, वो इन कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कुछ पैसा दिया जाता है एनबीएफसीज के मालिकों को, और उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको यूज करके लोन ऐप चलाया जाता है। तो ऐसा ये एक शॉकिंग था, क्योंकि यदि आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती है तो आइडियली उसके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाने चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आरबीआई को कहा कि आप हर साल जो एनबीएफसीज हैं उनकी केवाईसी करिए, जिससे आपको पता लगेगा कि यदि कहीं स्ट्राइक ऑफ है या डॉर्मेंट कंपनियां वापस यदि आपके पास आ रही हैं और केवाईसी पूरा नहीं दे पा रही हैं तो वो बाहर हो जाएंगी। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं 5 से 6 हजार कंपनियां अभी भी हैं बाजार में जो डॉर्मेंट है, स्ट्राइक ऑफ हो गई हैं, लेकिन अभी भी लोन ऐप का कारोबार कर रही है। इसके साथ साथ इस मीटिंग में यह भी डिस्कस हुआ कि जो फिनटेक के लिए जो डिस्कशन पेपर आरबीआई लेकर आया है वो काफी हद तक उसमें और सख्ती की जरूरत है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्योंकि अभी डिस्कशन पेपर है, कमेंट्स आने हैं, तो ये कमेंट्स के अंदर ये इंक्लूड होगा और फिनटेक जो करना पड़ेगा और एक सख्ती से रेगुलेट करना पड़ेगा, जिससे आम इंसान जो लोन लेता है उसको किसी तरीके की परेशानी ना हो। बिल्कुल, ये ब्लैकमेलिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में ये सारे संलिप्त पाए गए हैं। शक ये है कि चाइनीज जो एप्स हैं वो अभी भी रेगुलेट हो रही हैं डॉर्मेंट पड़े एनबीएफसीज के जरिए। इसीलिए सरकार कह रही है कि भाई अब आप केवाईसी भरते रहिए, बताते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। अब उसमें हो सकता है मिली भगत भी हो, लेकिन आप कुछ
आंकड़ा पता चल पाया तरुण, कितनी होंगी ऐसी एनबीएफसीज? रडार में कितना कितना बड़ा दायरा है? बिल्कुल 5,000 से 6,000 ऐसी एनबीएफसीज हैं जो अभी रडार में हैं। साथ ही एक चीज मैं मिस कर गया तो वो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एमसीए का, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये मानना था कि जो फिनटेक के जो रेगुलेशंस हैं वो स्टेटिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लोन ऐप या जो फिनटेक कंपनीज जिस तरीके जो लोन ऐप चला रही हैं वो काफी उनकी मॉडस ऑपरेंडी बार बार बदलती रहती है, उनका कामकाज करने का तरीका बार बार बदलता रहता है। इस वजह से ये जो भी रेगुलेशन बनाए जाए वो एक डायनेमिक तौर पे एक रेगुलेशन बनाए जाए, जिससे यदि कोई नया कारोबार, नए तरीके का कारोबार भी यदि कोई फिनटेक कंपनी करती है तो वो आरबीआई के रेगुलेशन के दायरे में आ सके। एब्सोल्युटली। ठीक है तरुण, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर पर ये बड़ा अपडेट यही है कि अब सरकार ने इन एनबीएफसीज को केवाईसी दाखिल करने के लिए कहा है, ताकि सरकार को भी पता चल पाए कि ये डॉर्मेंट पड़ी हुई जो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी एनबीएफसीज हैं, ये एक्चुअल में कर क्या रही हैं, इनका अभी गतिविधियां किस तरह की हैं, और अगर इनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, किसी तरह के गैर कानूनी गतिविधियों में ये संलिप्त पाए गए, तो फिर उस पर एक्शन होगा। और यही है हफ्ता वसूली जो हमने ऑपरेशन चलाया था, उसका एक बड़ा असर। सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री जनधन योजना का दूसरा चरण लॉन्च करने जा रही है। जी बिस्टिस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जनधन योजना के दूसरे चरण में सरकार का फोकस है वो बैंक खाता धारकों को फाइनेंस एसेट से जोड़ने पर है। तरुण शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर भी उनसे डिटेल लेते हैं। क्या ये पूरा मामला तरुण, और क्या किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए सर, जब एनडीए फर्स्ट टाइम आया था तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया था। वो किया था कि सबको, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनको बैंक अकाउंट दिए जाए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई। उस जनधन योजना में करीबन 47 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जिसमें अभी 2.25 लाख करोड़ के आसपास का निवेश है। अब सरकार ये चाहती है कि छोटा छोटा अमाउंट जो अकाउंट्स में है उनको किसी तरीके से फाइनेंशियल एसेट्स के साथ जोड़ा जाए, जिससे जो पैसा है उसका एक अच्छा रिटर्न मिल सका है। लेकिन आप ये मानिए कि एक बहुत रिस्की स्टेप सरकार का हो सकता है। इस वजह सरकार काफी सोच समझ के, संभल के इस पे कदम बढ़ा रही है। लेकिन क्योंकि सरकार ये चाहती है जिसका भी पैसा है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा अमाउंट इस बैंक अकाउंट में है, उसको कुछ रिटर्न ज्यादा मिले, चाहे वो एफडी के रूप में मिले, चाहे वो ई गोल्ड के रूप में मिले, या म्यूचुअल फंड की एसआईपी के तौर पे वो पैसा फाइनेंशियल एसेट बने, फाइनेंशियल मार्केट में आए। लेकिन ये क्योंकि दो बड़े इसमें कंसर्न है, एक कि भाई छोटा पैसा है, यदि निवेशक को नुकसान हो गया तो जिम्मेदारी सरकार की एक तरीके से बन जाती है, तो उस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उस चीज के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा चला सकते हैं। उस अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए वो बता सकते हैं कि आप अपना पैसा यहाँ रख सकते हैं, ऐसे एसेट्स में रख सकते हैं, जब आपको जरूरत है तो वो आप पैसा निकाल सकते हैं। तो एक ये सोच के साथ अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या कहें कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सेबी और आरबीआई के साथ ये डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से हम ये जो 2.25 लाख करोड़ का जो अमाउंट है, 40 करोड़ जो लोग हैं जो अभी फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल मार्केट से बिल्कुल बेखबर हैं या बिल्कुल उनका कोई टच नहीं है, उनको कैसे हम सम्मिलित कर सकते हैं और एक अच्छा रियायती दौर पे या रियायती दर पे हम एक अच्छा आकर्षित रिटर्न उनको कैसे दे सकते हैं, इस पे विचार शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये कुछ बड़े अपडेट तरुण शर्मा ने दिए। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं अब शॉपिंग की और शॉपिंग से जुड़ी हुई ऑनलाइन ठगी की। जिस तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है, उसी तेजी से ई कॉमर्स को लेकर शिकायतें भी लगातार बढ़ रही हैं। इनफैक्ट अगस्त से अक्टूबर के बीच ही शिकायतों का आंकड़ा अगर आप देखें तो इसमें 57% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ई कॉमर्स के बड़े प्लेयर्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट शिकायतों के मामले में भी आगे हैं। कुल शिकायतों में से 68% शिकायतें तो सिर्फ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से किस तरह की शिकायतें हैं, पूरी डिटेल हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमें दे रहे हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमरीश बताइए, लगातार हमें ये संकेत तो मिल ही रहे थे कि जितना ज़्यादा ऑनलाइन का इकोसिस्टम बढ़ रहा है
उतने ही इससे जुड़े फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। अब वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हूबहू उसी अंदाज में। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से हम डिजिटल शॉपिंग की तरफ, डिजिटल ई कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो फ्रॉड के मामले हैं या फिर सर्विस में असंतुष्टि के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार भी लगातार यही कह रही थी कि चूंकि जितने भी प्लेयर्स हैं इस फील्ड में वो सारे बड़े प्लेयर्स हैं और उनको किसी इंडिविजुअल के लिए किसी सर्विस के या शिकायत के लिए ना करना बड़ा आसान है, तो वो वही रूट चूज करते हैं। ऐसे में सरकार लगातार ये प्रमोट कर रही थी कि आपको अगर किसी सुविधा से, किसी सेवा से या फिर प्रोडक्ट से असंतुष्टि है तो उसकी शिकायत आप कीजिए। और सरकार ने इसके लिए पोर्टल को भी, अपने शिकायत की जो प्रक्रिया है उसको भी बड़ी आसान कर दिया था। और इसी का नतीजा है कि अब जाकर अगर हम पिछले साल की तुलना में इस साल की तुलना करते हैं तो लगभग 57% मामले ई कॉमर्स से जुड़ी शिकायतों के बढ़ गए हैं। सरकार इसके पीछे वजह यही देख रही है कि क्योंकि शिकायत की प्रक्रिया आसान कर दी गई है, ऐसे में कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। सरकार इसके साथ एक चीज और भी कह रही है कि अगर हमने आपको शिकायत मिलती है ग्राहक की तरफ से कि ये शिकायत हमको दी गई है, 24 घंटे के अंदर आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, 72 घंटे के अंदर आपको रिड्रेसल भी देना पड़ेगा। ये कानूनी बाध्यता आपके पास होगी। और इसी का नतीजा है कि लोग लगातार बढ़ चढ़ कर इससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम कंपनीज की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट और अमेजन, ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है और इनसे जुड़ी शिकायतें, चाहे वो रिफंड से हो, चाहे वो प्रोडक्ट की डिलीवरी से हो, या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट से हो, या फिर गलत तरीके का प्रोडक्ट देने की हो, ये सबसे ज्यादा प्रचलित मामले हैं जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए देखे जाते हैं। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनसे भी मामले आते हैं, लेकिन उनके मामले बनिस्बत इन दो बड़े प्लेयर्स के कम है। तो ऐसे में सरकार लगातार ये प्रमोट कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि आप अगर कोई शिकायत या फिर कोई सेवा लेते हैं तो बिल के साथ लीजिए और अगर असंतुष्ट है तो शिकायत जरूर कीजिए। अच्छा, एक चीज है अम्बरीश, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो है, इस पे आपने बिल्कुल सही कहा, एक तो है ये जो इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आपको कोई चीज़ रिफंड करवानी है, रिफंड करने का मैकेनिज्म मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि साहब माना कोई दूसरी चीज़ आप मंगाना चाहते हैं, दूसरे साइज़ की मंगाना चाहते हैं, बड़े लिमिटेड से ऑप्शंस हैं, और या तो आपको ठीक वही प्रोडक्ट आपको वो रिप्लेस करके देंगे। आप चाहें कि मैंने गलती से कुछ और मंगा दिया, मैं कुछ और मंगाना चाहता था, उसका ऑप्शन नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये तो इनकी शिकायतें। दूसरा कि भाई इन डिलीवर करके चला गया, आपको ऐप पे बता दिया कि भाई डिलीवर हो गया, और डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ इससे अब किसी को कोई मतलब नहीं है। आप इन कंपनी के कस्टमर अधिकारियों से बात भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑनलाइन ही जुड़ते हैं और फिर उनके बॉट्स जो है वो आपको रिप्लाई करते हैं और आप कुछ उसमें कर नहीं पाते। तो कई तरह की शिकायतें हैं। लेकिन दूसरी है कि कई फेक ई कॉमर्स साइट हैं। आप जब इन ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है, डुप्लीकेट वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो ये किस तरह के ज्यादा मामले हैं? इन वेबसाइट्स के अपनी जो लापरवाहियां हैं उसके मामले ज्यादा हैं, या फिर इनके नाम पर जो फेक वेबसाइट्स चल रही हैं या ऑनलाइन ठगी हो जाती हैं उसके मामले हैं? दीपक देखिए, जी बिजनेस एक जिम्मेदार चैनल है और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये साफ कह रहे हैं कि चूंकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स बड़े हैं, वो आसानी से चूज करते हैं कि आपको हम कोई रिप्लाई न दें। यही वजह है कि उन्होंने जितने भी रिड्रेसल के प्लेटफॉर्म्स है या फिर फॉर्मूले बनाए हैं, वो जानबूझकर ऐसे बनाए हैं ताकि आप उनके अंदर उलझे रहे और उनसे वो प्रोडक्ट लेते रहे, या फिर उसके बदले में वो जो सुविधा वो दे रहे हैं वो लेके आप मामला खत्म करने की कोशिश करें। इस सीजन में, जो कि अभी ये फेस्टिव सीजन बीता है, अगर हम जिन लोगों से हमने बात की उनसे ये पाया कि उनमें से कई लोगों के पास तो प्रोडक्ट आया नहीं था, उनके पोर्टल पे अपडेट होगा कि हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। कई लोगों को सिर्फ कॉल आए कि आपको हमने कॉल किया था 4 बार, आप अपने घर पे नहीं उपलब्ध थे। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रोडक्ट पाया, जब देखा कि वो प्रोडक्ट खराब है, डिफेक्टिव है या नकली है, जब ये कंप्लेंट रेज की तो प्लेटफॉर्म ने कहा कि हाँ भाई आपकी कंप्लेंट हमको मिल गई है, 24 घंटे के अंदर एक्नॉलेज तो कर दिया। लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपडेट लेने की सोचा कि भाई 24 घंटे हो गए, मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ, उन्होंने साफ कहा कि जो प्रोडक्ट आपने दिया है सर वो हमें नकली मिला है, ऐसे में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर कंपनियां जानबूझकर चूज करती हैं कि रिफंड का जो प्रोसेस है तब तक, जब तक कि इसके लिए जो ई कॉमर्स रूल्स हैं वो पूरी तरीके से जारी न हो जाए, तब तक वो चाहती हैं जानबूझ यही रूल को अप्लाई करें। इसलिए सरकार ये कहती है कि आपको अगर शिकायत है तो आप शिकायत को, जो पोर्टल है हमारा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन के जो नंबर है उन पर रिपोर्ट जरूर कीजिए ताकि आपको पूरा न्याय मिल जाए और आपकी जो पैसे जो आपने खर्च किए उसकी पूरी कीमत आपको मिले। बिल्कुल।
अब इसमें भी दो तरह की चीजें हैं। 56 से 58% की बढ़ोतरी होना, इस तरह की शिकायतों में ये दो चीजों का द्योतक है। पहला, क्या शिकायतें ज्यादा हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, और दूसरा है कि क्या अब रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। देखिए, दोनों ही सूरत में कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर लोग रिपोर्टिंग ज्यादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की जीत है, ये जी बिजनेस की मुहिम की जीत है कि लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, ज्यादा शिकायत कर रहे हैं। और अगर ये शिकायतों के पैमाने पर अगर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं तो ये तो और भी गंभीर है। ये इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एक चुनौती है, एक चेतावनी भी है, और एक बहुत बड़ी चिंता कंज्यूमर के लेवल पर भी है। तो दोनों ही सूरतों में एक कंज्यूमर को कैसे न्याय मिल पाए, यह सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है, और इसी दिशा में जी बिजनेस और सरकार हर दिशा में काम चल रहा है। उम्मीद यही की जाती है कि जल्द से जल्द मामलों का निपटारा हो और कंज्यूमर को उसका इंसाफ मिले। थैंक यू सो मच अमरीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बाली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इन 3 दिनों में करीब 45 घंटे की इंडोनेशिया में वो रुकेंगे, और वे G20 के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा इसमें हिस्सा लेने वाले 10 देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी G20 सम्मेलन इस बार इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। अलग अलग देशों के नेता इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए बाली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाली पहुंच चुके हैं, और उनके साथ ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बाली में हैं। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्रों खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हो रहे हैं। मोदी G20 के कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपने 45 घंटे की बाली यात्रा में पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 14 से 16 नवंबर तक पीएम मोदी न केवल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, बल्कि प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे। यूके के नए पीएम ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच ये पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। पीएम मोदी भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस सम्मेलन के आखिर में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी, जिसका लोगो हाल ही में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। G20 सम्मेलन से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच टकराव कम करने को लेकर बातचीत हुई। बाइडेन ने मुलाकात के बाद कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ टकराव कम करने पर चर्चा की है। इस बार का G20 सम्मेलन बहुत तनावपूर्ण माहौल में हो रहा है। कोरोना की मार झेल चुकी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में अब मंदी का माहौल है, और ऐसे में इस बार की चर्चा में ये एक अहम मुद्दा रहेगा। इस सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी गंभीर चर्चा होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका के निशाने पर पुतिन और जिनपिंग दोनों होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के उदयपुर में अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट कर दिया। धमाके से पटरियों में दरारें आ गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना तत्काल रेलवे को दी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर धमाका। रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट से उड़ाने की साजिश। ब्लास्ट से पटरियों पर आई दरार। राजस्थान के उदयपुर में रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट से उड़ाने की बड़ी साजिश ने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर को इस ट्रैक पर चलने वाली एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस घटना की जांच में अब NIA की भी एंट्री हो चुकी है। शनिवार रात करीब 10 बजे उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर बने पुल पर अज्ञात लोगों ने धमाका किया। ब्लास्ट से पटरियों पर दरार आ गई। पुल पर रेलवे लाइन के नट बोल्ट भी गायब मिले। जांच में जुटी एजेंसियों ने मौके पर बारूद भी बरामद किया है। शुरुआती जांच के मुताबिक साजिश पूरे पुल को उड़ाने की थी। ब्लास्ट से करीब 4 घंटे पहले ही इस ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी। रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट के बाद अहमदाबाद से उदयपुर आ रही ट्रेन को डूंगरपुर में रोक दिया गया है। पटरी है वो टूटी हुई है और उसको FSL जांच कर रही है टीम, और वो टीम जब जांच की अपनी रिपोर्ट देगी तब पता लगेगा कि किस वजह से हुई है। लेकिन सबसे बात ये है कि रेल को डूंगरपुर ही रोक दिया गया प्रशासन ने, और वहाँ पर सारे यात्री उतर गए, सकुशल हैं, और उन सभी यात्रियों को बसों से, रोडवेज की बसों से और प्राइवेट बसों से इंतजाम सरकार ने करवाकर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ दिया है। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि ब्लास्ट में माइनिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। मौके पर जांच के लिए पहुंची FSLA और ATS की टीम ने कुछ सबूत भी जुटाए हैं। धमाके में डेटोनेटर का उपयोग किया गया है। यहाँ भी एक जो ट्रैक है उसको नुकसान पहुँचाया गया है, और उसके बारे में जो टीम्स हैं वो एग्जामिन कर रही हैं। ATS की टीम भी हमारे साथ लगी हुई है और हम आसपास कॉम्बिंग और सर्वे करवा रहे हैं। इसी तरह विस्फोटक सामग्री यूज की ऐसा कुछ ये एग्जामिनेशन से पहले कुछ भी कहना चल पाता है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने इस घटना पर चिंता जताई है। CM गहलोत ने मामले की जांच के आदेश भी जारी किए हैं। मैं मालूम कर रहा हूँ कि ब्लास्ट कैसे हुआ, पुलिस जांच कर रही है। ऐसी घटनाओं में केंद्र सरकार खुद भी आगे आ जाती है, तो वो आज मालूम पड़ा अचानक ही, क्योंकि वो अभी तो ट्रेन चली है 8-10 दिन पहले तो, और ऐसी घटना कैसे हुई और किन कारणों से मालूम कर रहा है। जाहिर है रेलवे ट्रैक पर हुई इस बड़ी साजिश के बाद केंद्र और राज्य की सरकार अलर्ट मोड पे है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर रेलवे ट्रैक पर धमाके की साजिश को अंजाम क्यों दिया गया और इसका मास्टरमाइंड कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए हम गुजरात के एकता नगर से आपको लिए चलते हैं उन पिंक वॉरियर्स के पास, जहां से हम एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। महिला सशक्तिकरण की ये शानदार मिसाल है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आते हैं, लेकिन इन पिंक वॉरियर से प्रेरित हुए बगैर वापस नहीं लौटते। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर डैम के पास यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। लौह पुरुष सरदार पटेल के अलावा यहाँ की महिलाओं ने सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। गुजरात के चुनावी रंग में इन महिलाओं के मन की बात जानने के लिए आज हम इन पिंक वॉरियर के पास आ गए हैं। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में एकता नगर स्टेशन से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू तक आपको यहाँ पिंक कलर का ऑटो चलाते हुए महिलाएं मिल जाएंगी। इसमें भी अच्छा है, हम घर भी संभालते हैं और बाहर का ये काम भी संभाल रहे हैं। और यहाँ के आने के बाद हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबको टूरिस्ट को घुमाते हैं। हम खुद भी घूमते हैं, उनको भी घुमाते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। क्या करते हैं उनको जो हमको पता है वो सब दिखाते हैं, हमको ट्रेनिंग दी गई है तो सब दिखाते हैं। ये महिलाएं सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाती हैं, जिससे रोजाना 1,500 से 2,000 रुपए कमाई होती है। इस कमाई से 700 रुपए इलेक्ट्रिक रिक्शा कंपनी को भी जाते हैं, जिस कंपनी ने इन्हें रिक्शा दिया है। कंपनी की तरफ से इन पिंक वॉरियर को ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर भाड़ा भी सुनिश्चित किया जाता है, ताकि रोजाना अच्छी कमाई हो सके। खास बात यह है कि ये सभी आदिवासी समाज से हैं और कंधे से कंधा मिलाकर अपने घर को आर्थिक मजबूती दे रही हैं। 50 से 55 ई रिक्शा चलाने वाले ये पिंक वॉरियर महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल हैं। इनसे प्रेरणा लेते हुए आने वाले दिनों में पिंक वॉरियर की संख्या 100 के पार भी जाने की संभावना है। महिलाओं का मानना है कि एक तरह से उनकी ताकत बड़ी है, जो कमाई होती है घर चलाने में आसानी हो जाती है। सरकार से फिलहाल इन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी है काफ़ी है। लेकिन आपको बता दूं कि गुजरात में जब चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है अलग अलग इलाकों के अलग अलग मुद्दे होंगे और इस मुद्दों के आधार पर लोग वोटिंग करेंगे।
और यहाँ पर ई रिक्शा को लेकर भी कुछ मुद्दे आने वाले समय में हो सकता है सामने आए और उन मुद्दों के आधार पर वोटिंग भी हो, लेकिन अभी फिलहाल महिलाएं खुश हैं और महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बहुत अच्छा उदाहरण हमने यहाँ से देखा। कैमरा पर्सन सन्नी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, वडोदरा। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में सुस्ती देखने को मिली। बेहतर ग्लोबल और घरेलू संकेत के बावजूद बाजार में सुस्ती रही। निफ्टी ने 18,300 से 18,400 के बीच पूरा दिन बिताया। बाजार में आज ज्यादा एक्शन नहीं दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 171 अंक टूटकर 61,624 के पार बंद हुआ। निफ्टी भी 21 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 18,329 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 60 अंक टूटकर 42,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। आशीष चतुर्वेदी बता रहे हैं पूरे दिन का हाल। देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में बहुत सी सुस्त एक्शन देखने को मिला। ग्लोबल संकेत काफी हद तक मिले जुले थे। पूरे दिन अगर आप देखें तो 18,300 के आसपास जो है निफ्टी ने कंसोलिडेट किया। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए तो सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा था जहां से इंडेक्स को आ रहा था कंट्रीब्यूशन। बाकी सभी स्टॉक्स में आप देखें लगभग हल्का फुल्का दबाव ही देखने को मिला। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या निफ्टी 500, यहाँ पर भी देखें तो बहुत ही फ्लैट क्लोजिंग जो है आपको दिन के दौरान देखने को मिली। लेकिन बाजार में एक्शन भरपूर था। स्टॉक्स की बात की जाए तो निफ्टी के गेनर्स पहले देख लेते हैं। हिंडाल्को यहाँ पर देखिए नतीजों के दूसरे दिन बड़ा रिएक्शन आया। 6% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल 3% का मूव। टाटा मोटर्स और ग्रासिम भी देखें तो नतीजों के बाद 2.5% की खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन ऐसे बाजार में भी देखिए डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर करीब 4% का कट। आईटीसी में 3% की गिरावट देखने को मिली। एक तरफा बड़ी तेजी के बाद कोल इंडिया में भी थोड़ी सुस्ती नजर आई। 2% का कट यहाँ पर रहा। और HUL यहाँ पर भी देखें तो करीब 2% की गिरावट आपको नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो एक तरफा गिरावट के बाद देखिए रिबाउंड हुआ। LIC जहां पर मुनाफे में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। स्टॉक में 6% की तेजी देखने को मिली। बाजार बंद होने के समय स्ट्राइड्स फार्मा के नतीजे आए। यहाँ से देखिए तो 9 से 10% का मूव देखने को मिला। AI इंजीनियरिंग और ऑर्सेल इंडिया एक कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नतीजों के दम पर बड़े मूव्स देखने को मिले। लेकिन BHEL और ABB इंडिया यहाँ पर नतीजे जो है निराशाजनक थे। तो यहाँ पर आप देखें तो करीब 4 से लेकर 4.5% की गिरावट देखने को मिली। फोर्टिस हेल्थकेयर में एक बड़ी तेजी आई। दिन के दौरान 8% से ज्यादा का मूव देखने को मिला। मनोपुरम फाइनेंस नतीजे अनुमान से बेहतर थे। मेड प्लस में बढ़िया तेजी आई। इरकॉन इंटरनेशनल 6 से 6.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन DCM श्रीराम रेस्टोरेंट ब्रांड जहाँ पर नतीजे हल्के कमजोर रहे, इसका एक असर देखने को मिला। न्यू इंडिया एश्योरेंस 6% की गिरावट और गो फैशन में भी देखें तो करीब 6% का कट नजर आया। चलिए अब चलते हैं अविनाश गोरक्षकर जी के पास जो बताएंगे कल की स्ट्रैटेजी हमारे लिए। अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक तो जो आज CPI नंबर्स आए हैं उसके बाद आप किस तरह का आगे रुख देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट्स के लिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में जो CPI का नंबर आ गया है वो थोड़ा सा उम्मीद से ज्यादा है, लेकिन फिर भी RBI के लेवल से काफी कम है। मुझे लग रहा है कि मार्केट इस नंबर से ज्यादा चिंता नहीं करेगी क्योंकि ज्यादातर मार्केट्स अभी Q2 अर्निंग सीजन में अभी भी है। Q2 के अर्निंग्स नंबर्स के हिसाब से मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में अगर हम बैंक्स की बात करें, जैसे सरकारी बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि काफी अच्छे मौके मिले हैं। इनफैक्ट आज बाजार फ्राइडे के सेशन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया। बट सबसे बड़ी बात, मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट भी नहीं आई। तो ये 2-3 सेक्टर्स में अगर कोई निवेश का मौका देखता है तो मेरे ख्याल से अच्छा मौका है, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली क्वार्टरली सीजन के बाद होपफुली ग्लोबल क्यूज को देखेगी और वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है तो इसका फायदा ऑब्वियसली इंडियन मार्केट्स को भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नेट बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है और निवेशकों को इसका फायदा लेना चाहिए। शुक्रिया अविनाश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीस्टोन रियल्टर्स का IPO आज खुला है और अब तक ये इश्यू करीब 7% भरा है। कंपनी इस इश्यू में 635 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी ने 514 से 541 रुपए के बीच इश्यू प्राइस रखा है। कीस्टोन रियल्टर्स मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में ज्यादा सक्रिय है और रुस्तम जी के नाम से प्रोजेक्ट बनाती है। वेस्ट इंडिया में रुस्तम जी को क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस के लिए जाना जाता है। कीस्टोन रियल्टर्स के IPO पर अनिल सिंघवी ने ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है।
रुस्तम जी का नाम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुंबई में जो लोग कारोबार करते हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो बड़े रेस्पेक्ट से इस ब्रांड को जानते हैं और अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, समय से कंप्लीशन के लिए जाना जाता है। तो एक नीट क्लीन डेवलपर जनरली इस फील्ड में कम मिलते हैं आपको, रुस्तम जी उनमें से एक है, यानी कि कीस्टोन। दूसरी चीज़ है कि कंपनी के कैश फ्लो बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। अब नेगेटिव्स क्या है? एक प्योरली मुंबई का है काम, मुंबई और मुंबई के आसपास, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो बोलते हैं, इसे आप एक तरह से एक्सपर्टाइज के तौर पे भी मान सकते हैं और मुंबई का अपना मार्केट काफ़ी बड़ा भी है। और दूसरी तरह से अगर आप कहें तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो ये एक हल्का नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव जो हो सकता है आज नहीं लेकिन अगले 3 साल के लिए जो तलवार लटकी रहेगी वो ये कि प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी इस IPO के बाद भी 87% होगी। ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है कि प्रोमोटर्स अच्छी हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें 75% पे भी लाना है, तो 12-13%, 12% और बाद में घटाना भी रहेगा। वैल्यूशन से ठीक है, मतलब ऐसे तोड़फोड़ वैल्यूशन नहीं है जिसे देखते मुंह में पानी आ जाए। राइट। तो एक तरीका तो एक आप लिस्टिंग के बाद खरीदें। दूसरा तरीका है कि जिनको लेना ही है वो फिर रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। L&T इन्फोटेक और माइंडट्री के विलय को मंजूरी मिल गई है। आज से दोनों कंपनियों ने एक कंपनी के रूप में काम करना शुरू भी कर दिया है। ये मार्केट कैप के लिहाज से देश की 5वीं सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई है। रेवेन्यू के लिहाज से यह भारत की 6ठी सबसे बड़ी IT कंपनी है। यह भारतीय IT इंडस्ट्री के सबसे बड़े मर्जर्स में से एक है। विलय के बाद जो कंपनी बनी है उसका नाम LTI माइंडट्री है और L&T ग्रुप के चेयरमैन AM नाइक ने बताया कि NCLT की मुंबई और बेंगलुरु की बेंचों ने विलय की इस योजना को मंजूरी दी है। LTI और माइंडट्री के मर्जर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं मिस्टर AM नायक, जो कि है चेयरमैन LTI के भी और L&T ग्रुप के भी, और साथ ही साथ देबाशीष चटर्जी जो कि CEO और MD हैं LTI माइंडट्री के। सो वेलकम टू जी बिजनेस। मेरा पहला सवाल, इस मर्जर के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होने वाला है और कौन सी कंपनी डीलिस्ट होने वाली है? There is no question of delist. Mindtree won't exist. It will merge with LTI and therefore combined together is LTI Mindtree. और शेयर होल्डर्स को सर किस तरह से शेयर्स मिलेंगे? 73 shares of LTI for those who have 100 shares in Mindtree. और सर एम्प्लॉय कल्चर की बात करें तो कुछ उसमें सिनर्जीज में कुछ डिफिकल्टीज, और व्हाट 6 months इनफ गुड पीरियड टू लाइक इनकलकेट द ethos of LTI? No, that process started to inculcate L&T ethos or Mindtree into LTI both ways. There are certain behavioral issues in Mindtree and the value system which are very good. So we are going to take the best of both. And we are already doing it to an extent for last 3 years. That the company is part of L&T Group. And since May, as I mentioned, when we decided to merge, in any case, lot of interaction between employees go on. And we feel that L&T has a tremendous value system, as you know, and Mindtree also has a great value system. I think both the companies are therefore easily working together or merged together. टर्की के इस्तांबुल शहर में जोरदार बम धमाका हुआ। धमाका शहर के बेहद व्यस्त इलाके में हुआ। इस धमाके में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 81 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के लिए जिम्मेदार शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बम धमाके की दहला देने वाली ये तस्वीरें तुर्की के शहर इस्तांबुल की हैं, जहां बीच सड़क पर जोरदार धमाका हुआ। जिसमें 5 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के मुताबिक इस धमाके के पीछे आतंकी साजिश हो सकती है। हालांकि अभी इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ होने का सबूत नहीं मिला है।
बताया जाता है कि धमाका मध्य इस्तांबुल के व्यस्त व्यावसायिक इलाके इस्तिक्लाल स्क्वायर में हुआ, जो शहर में शॉपिंग का मुख्य केंद्र है। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। धमाके के वक्त वहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। धमाका कितना जोरदार था, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। वीडियो में देखिए, धमाके के बाद सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के पर खच्चे उड़ गए। बम धमाके के बाद लोग बदहवास होकर सड़क पर जान बचाकर भागते हुए नजर आए। सड़क पर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सड़क किनारे लोग जख्मी पड़े दिखाई दिए, जिन्हें रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। धमाके के बाद पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। बम स्क्वाड की टीम ने पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया। धमाके वाली जगह से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर भेजा गया। जिस जगह ये धमाका हुआ उसके बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में सड़क पर लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं और तभी एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिसके बाद वहां हड़कंप मच जाता है। ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत एम्बुलेंस भेजे गए, हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली गई। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #Zee India 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।